और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा के बाद आज राज्यसभा में चर्चा हुई। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर अपने शासनकाल में संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीतारमण ने अपने भाषण में आपातकाल और संविधान के 42वें संशोधन का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 1949 में कांग्रेस ने उस जमाने के बड़े बॉलीवुड स्टार बलराज साहनी और मजनू सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया था। उनका कसूर बस इतना था कि दोनों ने एक कविता सुनाई थी जिसमें नेहरू की आलोचना की गई। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर बीजेपी की आलोचना की और उन्हें आरक्षण विरोधी करार दिया। बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अतीत में जीते हैं, वर्तमान में नहीं। बेहतर होगा कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली वर्तमान उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते। खड़गे ने कहा कि बीजेपी देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जुमले दे रही है और हम पर आरोप लगा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा है। वो रविवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। बातचीत से पहले राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में हार के बाद कांग्रेस बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने संसद भवन परिसर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आरोप में कोई दम नहीं है। टीएमसी सांसद ने कहा कि सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में संभल मुद्दे को लेकर हुए बवाल पर अपना पक्ष रखा। सीएम योगी ने विपक्ष को खूब लताड़ लगाई। उन्होंने संभल हिंसा को लेकर कहा कि जिसने भी वहां माहौल खराब किया वो बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां ढांचा खड़ा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि पुराण भी कहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, इसी संभल में होगा। सीएम ने कहा कि संभल हिंसा की जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार 2017 से अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे 99% तक कम हुए। यूपी के संभल में 46 साल बाद खोले गए हिंदू मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई में अब तक 3 मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही हैं। इसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया है। ये मंदिर 4 दशकों से बंद पड़ा था, जिसे शनिवार को खुलवाया गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से इसकी साफ सफाई कराई गई। मंदिर के पास ही एक कुआं भी मिला जिसकी खुदाई करवाई गई तो कुएं से मूर्तियां निकली हैं। करीब 20 फीट खुदाई के बाद कुएं से मूर्तियां मिलने लगी। प्रधानमंत्री म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है। इसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही पीएम म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा कि सितंबर 2024 में भी उन्होंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर अब राहुल को पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय दिवस के मौके पर 1971 की भारत पाक जंग में शहीद हुए जवानों को उन्होंने याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि उन नायकों का बलिदान हमेशा लोगों के दिलों में और हमारे राष्ट्र के इतिहास में अंकित रहेगा। आज हमारा देश उन शहीदों को उनके साहस को सलाम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर 1971 की जंग के नायकों को सलाम किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। यह सत्र सीएजी की लंबित 14 रिपोर्ट्स को पेश करने के उद्देश्य से बुलाने की बात की गई है। ये रिपोर्ट्स पिछले 1 साल से विधानसभा में पेश होने का इंतजार कर रही हैं। इन रिपोर्ट्स में शराब आपूर्ति, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर, नियंत्रित करने को लेकर, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति और दिल्ली परिवहन निगम की कार्य प्रणाली समेत कई अहम मुद्दों पर ऑडिट शामिल है। ये रिपोर्ट्स उस अवधि से जुड़ी हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया गया है। दरअसल दिल्ली में हवा की धीमी गति और मौसम की परिस्थितियों की वजह से AQI बेहद खराब श्रेणी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करना पड़ रहा है। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में 5वीं क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। साथ ही दिल्ली रजिस्टर्ड छोटे मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक गाड़ियों को छूट मिलेगी। इस दौरान BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर चल रही है। यूपी के अयोध्या में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंच गया है। कानपुर में 13 साल बाद न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां 2011 में 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज हुआ था। राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार, हरियाणा समेत 14 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। पंजाब और MP में सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई। 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स कलेक्शन 3,14,000 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सालाना आधार पर एडवांस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 16.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तिमाही आधार पर एडवांस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी रही है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 15% बढ़कर 15,78,000 करोड़ रुपए रहा। वेदांता ने अपने शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि ये साल का चौथा डिविडेंड होगा। कंपनी ने एक शेयर पर 8.50 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी डिविडेंड भुगतान पर 3,324 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वेदांता साल 2024 में अब तक 3 अंतरिम डिविडेंड दे चुकी है। 24 मई की एक्स डेट के साथ 11 रुपए, 2 अगस्त की एक्स डेट के साथ 4 रुपए और 10 सितंबर की एक्स डेट के साथ 20 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया जा चुका है। इन 3 डिविडेंड में कंपनी ने 35 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने 745 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास DRHP दाखिल किया है। कंपनी के DRHP में बताया गया है कि नेट कमाई में से 550 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं और बची हुई रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। इस इश्यू के लिए बुकिंग रनिंग लीड मैनेजर नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, DM कैपिटल एडवाइजर्स, आनंद राठी एडवाइजर्स और लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट हैं। आनंद राठी फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म है जो 30 से अधिक सालों से काम कर रही है। HDFC बैंक को सेबी की तरफ से कुछ डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी जारी हुई है। बैंक ने स्टॉक मार्केट को इसकी जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि सेबी से बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लेटर जारी हुआ है। ये लेटर बैंक के सीनियर मैनेजमेंट के इस्तीफे से जुड़े डिस्क्लोजर नियमों का पालन ना करने से जुड़ा है। सेबी के मुताबिक इस मामले में बैंक ने लिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। बैंक ने कहा कि वो इस मामले में सेबी की चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। बैंक ने साफ किया है कि सेबी के इस लेटर का उसके फाइनेंशियल ऑपरेशंस आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवंबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.89% पर आ गई है। यह महीने का सबसे निचला स्तर है। खाद्य वस्तुओं की थोक कीमत कम होने से थोक महंगाई दर में नरमी आई है। खासतौर से सब्जियों और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण थोक महंगाई दर घटी है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 2.36% रही थी। मंथली आधार पर खाद्य महंगाई दर 11.59% से घटकर 8.92% रही। सब्जियों की महंगाई अक्टूबर के 63% से घटकर नवंबर में 28.57% रही है। हालांकि आलू की बात करें तो मुद्रास्फीति 82.79% के उच्च स्तर पर बनी रही। नवंबर में कोर WPI 0.3% से बढ़कर 0.5% रही।
नवंबर में देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इसकी वजह एक्सपोर्ट में गिरावट और सोने के इंपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी रही है। नवंबर में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 4.85% घटकर $3,211 करोड़ रहा। पिछले साल नवंबर महीने में एक्सपोर्ट $3,375 करोड़ रहा था। नवंबर में इंपोर्ट 27% बढ़कर $6,995 करोड़ हो गया। इंपोर्ट की गई वस्तुओं में सोने की अहम भूमिका रही है। इस दौरान सोने का इंपोर्ट $148 करोड़ के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़कर $3,784 करोड़ रहा। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आकांक्षाएं ऊंची रखनी होंगी, क्योंकि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय गरीबी में हैं। नारायण मूर्ति ने कहा कि अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं हैं तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। उन्होंने कहा कि एक समय तो वो वामपंथी थे। नारायण मूर्ति ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में ये बातें कही।